अभी हाल ही में आप लोगों ने प्रधानमंत्री साहब का एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि गांधी पर मूवी बनने के बाद दुनिया ने उन्हें जाना। यानी गांधी जी पर मूवी नहीं बनी थी तब तक दुनिया गांधी महात्मा गांधी जी को नहीं जानते थे। पता है, इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछने लगे। मेरे अपने जानने वालों ने, जो अनजान लोग हैं, वो भी पूछने लगे कि भैया ये सच है क्या, इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर बात कीजिए। तो मुझे लगा कि बात करना जरूरी भी हो जाता है। क्या सचमुच गांधी को दुनिया नहीं जानती थी? और रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी कैसी थी? और जब नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन उस वर्ष महात्मा गांधी को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया था, उस पर भी बात करेंगे। और यूरोप में महात्मा गांधी की स्वीकार्यता क्या थी, उसे भी देखेंगे। और फिल्म से पहले गांधी के लिए जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। यानी इस मूवी के आने से पहले ही महात्मा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा चुकी थी। तो इस सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री साहब कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। और एक बात तो मैं बता दूं कि हम तो सब बचपन से, आप देखते हैं कि जब से हम लोगों ने होश संभाला, जन्म लिया, तभी से आप देखते हैं कि हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं कि जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी होगी एटनबरो की, लेकिन फिर भी गांधी जी को वो जानते हैं। समझ रहे आप? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 1982 में रिलीज हुई रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी से पहले देश में रहने वाले लोग महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और ना तो देश में और ना दुनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व महान था। पिछले 75 सालों में गांधी को दुनिया के सामने लाना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? मुझे खेद है कि लेकिन गांधी को कोई नहीं जानता था। जब पहली बार फिल्म गांधी बनी तो दुनिया को उत्सुकता हुई कि ये लोग कौन है। हम एक देश के तौर पर उन्हें दुनिया तक नहीं पहुंचा सके, यह इस देश का कर्तव्य था। इसके बाद कांग्रेस नेता और गांधीवादी विचारक उनके इस बयान की आलोचना करने लगे। और मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने शाखाओं में दुनिया का ज्ञान हासिल किया हो वो गांधी को नहीं समझ पा सकते, लेकिन वो गोडसे को समझ सकते हैं, और जिसने गांधी की हत्या की। और रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी कैसी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर 1952 के बाद से फिल्म बनाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और ब्रिटिश निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने 1960 के दशक में गांधी के जीवन पर फिल्म बनाने का पहला प्रयास किया था। हालांकि इसके बाद एटनबरो ने 20 साल की देरी के बाद नवंबर 1980 में फिल्म की शूटिंग शुरू की और लगभग 1.5 साल तक शूटिंग चली। फिल्म आखिरकार मई 1981 में पूरी हुई। और इस फिल्म में बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी, जबकि रोशन सेठ ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की भूमिका हर्ष नेयर ने निभाई थी। और 30 नवंबर 1982 को दिल्ली में फिल्म का प्रीमियर हुआ और बाद में इसे अमेरिका ब्रिटेन में भी प्रदर्शित किया गया। और इस फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों और समीक्षकों ने सराहा। महात्मा गांधी पर बनी यह फिल्म भी व्यावसायिक रूप से सफल रही और इस फिल्म को ऑस्कर और ब्रिटिश एकेडमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी को पर्दे पर जीवंत करने वाले बेन किंग्सले को उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन क्या गांधी पर बनी इस फिल्म के बाद ही दुनिया को गांधी के बारे में पता चला? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मोदी जी कह रहे हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गांधी जी को 1930 के दशक से ही दुनिया भर में शोहरत मिल गई थी। कब? 1930 में। और आप देखते कि भारत में तो कहते हैं कि जब वो चंपारण गए, अहमदाबाद गए, खेड़ा गए, तो लोग उन्हें देखने आते थे कि आखिर गांधी दिखता कैसा है, जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। जब नोबेल के लिए महात्मा गांधी के नाम पर विचार किया गया तो 1930 के दशक में कई साल नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नाम चर्चा में रहा था। नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं ना नोबेल पुरस्कार, 1901 से शुरू हुए थे। इसको लेकर नोबेल पुरस्कार समिति ने भी एक लेख प्रकाशित किया जिसमें इस सवाल का जवाब दिया कि गांधी को पुरस्कार क्यों नहीं मिल सका। लेख में बताया गया कि संभावित नोबेल विजेताओं की चर्चा
में कुल मिलाकर 5 बार महात्मा गांधी का नाम आया। इस आलेख के मुताबिक 1937, 1938, 1939, 1947 और जनवरी 1948 कुल मिलाकर 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार किया गया था। और इस लेख में दी गई जानकारी के मुताबिक गांधी के नाम की सिफारिश करने वाले संगठनों के नाम पढ़ने पर आसानी से पता लग जाता है कि उस दशक के दौरान गांधी का दुनिया भर में कितना प्रभाव था। नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा प्रकाशित इस लेख में लिखा गया कि गांधी को मानने वालों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, इस संगठन की स्थापना 1930 के दशक की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में की गई थी। 1937 में नॉर्वेजियन सांसद ओले कल्ब जॉनसन ने मांग की थी कि गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, यानी कि नॉर्वेजियन सांसद ही मांग कर रहे हैं। और इसके बाद पुरस्कार के लिए 13 संभावित नामों में महात्मा गांधी का नाम भी शामिल किया गया, लेकिन उस वर्ष महात्मा गांधी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इस सवाल का जवाब भी इसी लेख में दिया गया। ओले कल्ब जॉनसन ने 1938-1939 में गांधी के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन उन्हें पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। 1947 में उनका नाम दोबारा नामांकित किया गया। उसके बाद गांधी का नाम अंतिम सूची में था और 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद एक बार फिर नोबेल पुरस्कार के लिए गांधी के नाम पर विचार किया गया। लेख में कहा गया कि नोबेल पुरस्कार समिति ने 1948 में किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया या गांधी को नहीं दिया गया, क्योंकि समिति महात्मा गांधी को मरणोपरांत नोबेल नहीं देना चाहती थी। क्या नोबेल पुरस्कारों के लिए गांधी के नाम की सिफारिश गांधी की विश्वव्यापी लोकप्रियता को मापने का एकमात्र पैमाना था? तो ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, और इसमें सबसे प्रमुख नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, और जिन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकारों की लड़ाई को खड़ा किया। अपनी पुस्तक माई पिलग्रिमेज टू नॉन वायलेंस में मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखते हैं कि वंचितों के उद्धार के लिए हर संघर्ष में गांधी का मार्ग सबसे नैतिक और न्यायपूर्ण है। भगवान ने हमें रास्ता दिखाया, गांधी ने इसके लिए संघर्ष की योजना बनाई। न केवल मार्टिन लूथर किंग बल्कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला के लिए भी गांधी का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहा। मंडेला ने कहा कि गांधी अहिंसा के प्रतिबद्ध थे और मैंने गांधी के सिद्धांतों का पालन करने की पूरी कोशिश की। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी तो कहते हैं। और इसी तरह जर्मनी में पैदा हुए कई लोगों पर गांधी का बहुत प्रभाव था। वे आगे चलकर 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक बने, चाहे वह अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फ्रांसीसी लेखक और विचारक रोमेन रोलैंड हो। ये लोग भी आप देखते हैं गांधी से प्रभावित थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक उत्कृष्ट उदाहरण 1930 के दशक में महात्मा गांधी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर 1939 में प्रकाशित पुस्तक महात्मा गांधी है। यह गांधी पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिखे गए लेखों और निबंधों का संग्रह भी है, और इस पुस्तक में महात्मा गांधी के जीवन और कामों पर लिखे लेख प्रकाशित किए गए थे, और इन 70 लेखों में से अधिकांश दुनिया भर के विभिन्न विचारकों द्वारा लिखे गए थे। अब बात आती है कि यूरोप में महात्मा गांधी की स्वीकार्यता कितनी थी। तो जब भी महात्मा गांधी लंदन जाते थे तो उन्हें अन्य यूरोपीय देशों में आमंत्रित किया जाता था। एक रिवाज बन गया था, वहां गांधी का बड़े उत्साह से स्वागत किया जाता था। गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए तब लौटने से पहले पेरिस, स्विट्जरलैंड, इटली जैसे देशों का दौरा भी किया था। गांधी की विदेश यात्राओं के बारे में नियमित रूप से लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार मीरा कामगार कहती हैं कि 1931 में महात्मा गांधी दुनिया के सबसे मशहूर व्यक्ति थे, और दांडी यात्रा के बारे में यूनाइटेड प्रेस के पत्रकार बेब मिलर द्वारा लिखा गया एक लेख 1000 से अधिक अखबारों में प्रकाशित हुआ, 1000 से ज्यादा। मीरा कामगार लिखती हैं कि गांधी ने 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। बाद में रोमन रोलैंड ने से मिलने के लिए जेनेवा जाने से पहले वह पेरिस गए। गांधी ने वहां एक बड़ी भीड़ को संबोधित भी किया। इतिहासकार ए इरा वेंकट चलपति का एक उदाहरण देते हैं कि 1930 के दशक में गांधी जी दुनिया भर में कैसे जाने गए, और ए इरा वेंकट चलपति कहती हैं कि जब गांधी ने मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू की तो दुनिया भर में से पत्रकार और फोटोग्राफर इस यात्रा को कवर करने और दांडी यात्रा के क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए भारत आए, और इससे ही गांधी की लोकप्रियता का अंदाजा हो गया। फिल्म से पहले गांधी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की रिलीज से करीब 40 साल पहले गांधी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी, और 20वीं सदी के प्रमुख तमिल वृत्त चित्र फिल्म निर्माता ए के चिट्टियार ने इसका निर्माण भी किया था। और 1930 के दशक में इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए ए के चिट्टियार ने गांधी जी के बारे में मूल
मूल फिल्में इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर में हजारों किलोमीटर की यात्रा भी की थी। 1940 में उन्होंने महात्मा गांधी उनके जीवन की घटनाएं शीर्षक से 2 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। बाद में इसे तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज किया गया। यह डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में भी दिखाई गई। ए.के. चिट्टियार ने लिखा है कि वह गांधी के जीवन पर एनालिन अतिचोतिल नाम से एक धारावाहिक बनाना चाहते थे। यह दुनिया भर के प्रमुख विचारकों और नेताओं के मन में गांधी जी के प्रति आदर और सम्मान को दर्शाने के लिए था। और 1931 में अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी को अपने कवर पर छापा, उन्हें मैन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया। और इससे यह स्पष्ट है कि गांधी को अमेरिका में भी नोटिस किया गया था। अपनी कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने वकालत शुरू किया। वह 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ आवाज भी उठाई। गांधी 1915 में भारत लौट आए और खुद को आज़ादी की लड़ाई में झोंक दिया था। और आप सोचिए कि ये है, और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर हमारे देश की जो भी इतिहास की किताबें हैं, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते होंगे, तो आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। और कि गांधी की पहचान को किसी मूवी की जरूरत नहीं है। ये कह सकते हैं कि मूवी की पहचान गांधी की वजह से या उन अभिनेताओं की पहचान गांधी की वजह से हुई है। अगर हम कहें कि एक मूवी की वजह से गांधी की पहचान हुई है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्हें हमें जानने की जरूरत है। दुनिया इन्हें नहीं जानती होगी, जानती होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, भीमराव अम्बेडकर साहब को दुनिया जानती होगी, कौन नहीं जानता होगा, मुझे लगता है। बाकी ठीक है, जो आप बोल रहा है उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना जरूरी भी नहीं लगता है। ठीक है, अपने अपने विचार हैं और स्वतंत्र भारत है, तो कोई भी बोल सकते हैं, लोकतंत्र है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।